सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, पाकिस्तान सियासी मामलात के हवाले से बड़ा एक दिलचस्प किस्म का मुल्क है। यहां पर कभी भी कोई चीज हरफ आखिर नहीं होती और पाकिस्तान के अंदर किसी भी सियासतदान की या पॉलिटिकल पार्टी की सियासत खत्म नहीं होती। माजी भी हमने बहुत सारे इस तरह के केसेस देखे हैं, लेकिन एक वर्ड आपने सुना होगा, एक इस्तेलाह सुनी होगी, लेवल प्लेइंग फील्ड, जिसका आजकल काफी जिक्र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से किया जाता है। लेकिन क्या लेवल प्लेइंग फील्ड की बात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, ये इस्तेलाह, ये वर्ड पाकिस्तानी अवाम ने पहली बार सुनी है? नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। इसको मुस्लिम लीग नून ने कुछ अरसे पहले मुतारिफ करवाया, लेकिन यह भी मुतारिफ पहली बार नहीं हुआ था। लेकिन मुस्लिम लीग नून में मरियम नवाज समेत दीगर सियासी जमातों ने, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उन्होंने कहा कि जनाब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। गालिबन उनका इशारा यह था कि जब साबिक वजीर आजम तहरीक इंसाफ के सरबराह उस वक्त हुकूमत में थे, तो भाई उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको जेल में डाला जाए और नवाज शरीफ के लिए मामलात वहीं से शुरू किए जाएं जहां से बिगाड़ पैदा हुई थी, यानी 2017 की सिचुएशन पर वापस लाया जाए। लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर इससे पहले लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलती आई है? अगर हम बात करें ना थोड़ी माजी की, 2002 के इलेक्शंस हुए थे जनाब। दो बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन थे वो पाकिस्तान के अंदर थे ही। काफ लीग वजूद में आई थी, काफ लीग ने इलेक्शन जीता, इलेक्शन जीतने के बाद जनाब उन्होंने मरकज में हुकूमत बना ली। 2008 जब इलेक्शंस हुए तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो चेयरमैन थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, उनको शहीद कर दिया गया था। तो वहां पर भी कहते हैं कि अक्सर लोग लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला था। 2013 एक ऐसे इलेक्शंस थे जिसमें किसी सियासी जमात ने लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, तमाम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला और उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने, नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत बनाई और जनाब वो हुकूमत चलती रही। लेकिन आते आते जब 2018 आया तो ना लेवल था ना प्लेइंग था, सिर्फ फील्ड थी और वो फील्ड एक जमात के लिए बिल्कुल खुली हुई थी जनाब। हर तरह से, हर मामलात में, हर तरीके से जनाब उनको हुकूमत में लाए। तो क्या इससे पहले भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती चली आई है? और आज ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले करते हैं और ये कहते हैं कि जनाब जो मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 2018 में थे, आज वही तमाम मामलात मुस्लिम लीग नून के लिए भी होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था, उसमें जनाब फैसला निकल कर सामने आया। इसमें कई चीज़ें ऐसी थी कि जनाब सुमोटो जो लिया जाएगा वो चीफ जस्टिस साहब खुद लेंगे या उनके साथ जो दीगर चीफ जस्टिस साहिबान हैं, दो सीनियर जजेस हैं, उनकी मुशावरत से सुमोटो लिया जाएगा। लेकिन उसके अंदर भी मुस्लिम लीग नून के जो नवाज शरीफ साहब हैं, उनके कायद हैं, उनके हवाले से एक बात की जा रही है, एक अपील के हक को लेकर बात की जा रही है कि जनाब अब क्या वाकई में नवाज शरीफ साहब वापस तो आ जाएंगे? वापस आएंगे तो जनाब जेल में लैंड करेंगे या फिर मीनार पाकिस्तान पर वो लैंड करेंगे और वहां पर जलसे से खिताब करेंगे? क्योंकि बात ये की जा रही है कि जनाब वो कन्विक्टेड हैं, अपील कर सकेंगे। लेकिन उसके बाद फिर एक और चीज भी आती है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई थी और उसके बाद ही कहा गया था कि ताउम्र हयात ये नाअहली नहीं हो सकती, 5 साल के लिए होगी। और नवाज शरीफ साहब की वो 5 साल की नाअहली है, वो उस एक्ट के मुताबिक मुकम्मल हो चुकी है। अब इन तमाम चीजों पर बात करेंगे जनाब। हमारे साथ नवीद कमर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे जरा गुफ्तगू का आगाज करेंगे और ब्रेक के बाद अमीर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और सायरा बानो भी एक ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम यू नवीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बताइएगा सर, आज बहुत सारे मामलों पर आपको बात करनी है। मतलब मैं चाह रहा हूं कि फलस्तीन के टॉपिक पर भी आपसे बात करूं, मैं चाह रहा हूं लेवल प्लेइंग फील्ड जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा तकाजा करती है उस पर भी बात करूं। लेकिन स्टार्टिंग हम यहां से करते हैं कि जनाब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो मामला निकलकर सामने आया, रिजल्ट निकलकर सामने आया, आर यू सेटिस्फाइड? आप मुतमईन हैं? क्योंकि इसमें जो अपील वाला मामला है तो नवाज शरीफ साहब के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये। जी बिल्कुल। एक चीज तो ये ना कि जो पार्लियामेंट का राइट है टू लेजिस्लेट वो अपहोल्ड हुआ है। सबसे मेरा ख्याल है कि जो जरूरी बात देखने की वो ये है। दूसरा ये कि बजाय इसके कि एक शख्स के हाथ में सारा इख्तियार हो कि वो बैठ के अपनी मर्जी से बेंचेस बनाए, अब वो 3 लोगों को दे दिया गया है कि कम से कम उसमें दूसरे ओपिनियंस भी आ सके। आपने देखा कि पिछले दिनों में किस तरह से मुख्तलिफ सियासी इश्यूज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आए, लेकिन उनका फैसला जो है वो एक वन साइडेड ही हुआ। अब जबकि फुल बेंच ने बैठ के इस पर फैसला किया है कि नहीं, अब राइट ऑफ अपील
एक तो होना चाहिए और दूसरा कि बेंच उस तरह से बनना चाहिए जिसमें मशावरत शामिल है। तो दोनों बातें अपहोल्ड हुई हैं। मेरा ख्याल है कि ये बहुत दुरुस्त बात है और इससे आगे जाके लोगों को फायदा होगा। बल्कि एक हद तक जो सियासी फैसले हैं वो सियासी फोरम्स पे बशमूल पार्लियामेंट के वहाँ पे होंगे, न कि ये लिटिगेशन और कोर्ट्स में हर वक्त होते रहे। जहाँ तक जो आखिरी पार्ट था कि जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा रहा था अपील्स का, वो नहीं माना गया। मेरा ख्याल है कि एक हद तक वो भी दुरुस्त है कि कम से कम हम आगे जो बढ़े तो दुरुस्त सिमत में बढ़े और बाकी जो लोग अग्रीव्ड हैं माजी के जो सो मोटो के फैसलों से, उनके पास और फोरम्स हैं जिस पे वो ये सारी चीजें। सर मैं इसी में थोड़ा सा आगे बात करना चाह रहा था कि ये जो मामला निकल कर आया, ये अपील वाले मामले पे, आपको लगता है ये नवाज शरीफ साहब के एक नैरेटिव को कहीं ना कहीं डेंट करेगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अपील वाली मामला जो होंगे, या आपको लगता है कि जनाब इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है वहां से सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मामले से? देखिए, ये एक लीगल इशू है। जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब अपने वकला के साथ मशावरत कर भी चुके हैं और आगे भी जाके करेंगे कि अब जो उनकी कन्विक्शन है उसके क्या खतखार हैं और वो किस तरह से, क्योंकि अब ये रास्ता कम से कम नहीं है अवेलेबल कि एसओ मोटो पे राइट ऑफ अपील पुराने केसेस में आ जाए। तो अब दूसरे उनको जो है फोरम्स उसको देखना। दूसरे फोरम की जो आप बात कर रहे हैं, फिर वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम वाला मामला है कि उसमें जो 5 साल की हद एक मुकर्रर की गई थी वो ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब की पूरी हो गई है, तो फिर वो चौथी बार वजीर आजम बन सकेंगे, कोई रुकावट नहीं होगी, ये आप कह रहे हैं सर? मेरा ख्याल है कि हर वो चीज जो अब आज के कानून में मौजूद है इस फैसले के बाद और आगे जाके शायद हो सकता है कि इवन नैब लॉज पे भी अपील हो और उसमें जो रीओपन सारे किए गए हैं उस पर भी फैसला आना है। तो देखते हैं कि ये इन सारी चीजों को अब फाइनली एक जगह सेटल डाउन होने के बाद किसकी क्या पोजीशन रहती है। मेरा ख्याल है कि वो लोग अपील नवाज शरीफ साहब जरूर करेंगे। अब इस फोरम पे नहीं तो किसी और फोरम पे, इस फोरम पर नहीं तो किसी और फोरम पे उनको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन सर ये बताइएगा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफी अरसे से लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा कर रही है, तो अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड की जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, ये पहली बार तो हमने नहीं सुनी है, माजी में भी सुनते हुए आए। अच्छा, अब ये सवाल अगर मैं आपसे करूं, क्योंकि आप माजी में कैबिनेट का हिस्सा भी रहे, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है वाकई के अंदर? मतलब क्योंकि जरदारी साहब भी इसका इजहार कर चुके हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इसका इजहार कर चुके हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं मिल रही लेवल प्लेइंग फील्ड? देखिए, ये तो पार्टी की पोजीशन है, जाहिर है कि हम एग्री करते हैं कि जहां ये इंडिकेशन मिलती हो कि एक पार्टी फेवरेट है, क्योंकि माजी में आपने देखा कि जब कोई फेवरेट्स होते हैं तो उनका नुकसान मुल्क को होता है। अगर पीटीआई फेवरेट्स ना होता 2018 के इलेक्शन में तो शायद वो नतीजे नहीं आते और उसकी वजह से जो भी मामला उसके बाद हुए, जिसमें जो इमरान खान साहब इन पर्टिकुलर, लेकिन जनरली पीटीआई की पोजीशन ये रही कि हम अनटचेबल्स हैं और हम कुछ भी कर लें, रियासत हमारे साथ कुछ भी नहीं करेगी। मेरा ख्याल है कि वो अब मामला जो है वो एक हद तक साइड पे हो गया है और हर एक को जो है उस लिहाज से सियासत करनी चाहिए। तो जब हम मुस्लिम लीग नून के बारे में भी ये कहते हैं कि शायद उनको एक एज मिल रहा है, तो वो उस लिहाज से है कि इस वक्त जो हुकूमत है, खासकर फेडरल गवर्नमेंट, उसमें काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि PMLN से वाबस्तगी रखते हैं और कुछ कंटिन्यू किए हैं पिछली कोलिशन गवर्नमेंट से इस वाली इंटरिम गवर्नमेंट में, जो कि जो स्पिरिट है एक इंटरिम गवर्नमेंट की उसके खिलाफ है, क्योंकि उसको न्यूट्रल होना चाहिए, उसको पार्टीजन नहीं होना चाहिए, उसको किसी भी पार्टी का रंग जो है। सर मेरे ख्याल से आप जो इशारा कर रहे हैं ना, वो या तो फवाद साहब की तरफ कर रहे हैं या तौकीर साहब। लेकिन सर ये बताइएगा, ये आपके, अगर मैं एतराज़ात जो भी हैं, ये आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये एक सेकंड के लिए दुरुस्त तस्लीम कर भी लिया जाए, तो सर रेलेवेंट फोरम तो इसका फिर इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, रेलेवेंट फोरम फिर इसका निगरान हुकूमत होना चाहिए, जहां पर आप जाके शिकायत करें, उनसे कहें। लेकिन सर ये शिकायत आप कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से, ये मुस्लिम लीग नून से शिकायत क्यों कर रहे हैं सर? उनका सारे मामले के अंदर क्या स्टेक है? मतलब अगर
उनसे हमदर्दी रखने वाले लोग हैं, तो क्या वजह? जाहिर है कि जो फैसला करने वाले हैं उन्हीं से तकाजा है। अच्छा। नून लीग तो अगर बेनिफिशियरी है इस सारी चीज का तो उस हद तक उनसे तकाजा है, लेकिन बाकी तो जो कंसर्न लोग हैं उन सबको सोचना चाहिए कि इलेक्शंस अगर उस तरह से इक्वल फुटिंग पे ना हुए तो आगे जाके जो इलेक्शंस होंगे वो भी मुतनाज़ा रहेंगे। अच्छा। अब इस वक्त पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम दोबारा से कोई एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शन कराएं और फिर एक टर्मोइल पैदा हो मुल्क में। हमें चाहिए कि अब जो हुकूमत इलेक्ट होके आए नॉन कंट्रोवर्शियल हो और पूरे 5 साल अपने कंप्लीट करे, और जो भी मुल्क के इस वक्त माशी हालात हैं खासकर, लेकिन ओवरऑल हालात भी हैं, उसको ठहराव तब मिलेगा जब सारे लोग जो हैं वो एक हद तक मुतमईन होंगे कि ये इलेक्शंस जो हैं वो साफ हो। सर आपने गालिबन कहा सर 2018 के अंदर पीटीआई को फेवर कर रही थी सिचुएशन, या सिस्टम सपोर्ट कर रहा था। आपको लगता है ये सारी सपोर्ट या सिचुएशन के मामला जितने भी हैं? देखिए हम ये कह रहे हैं कि टिल्ट इस वक्त लग रहा है कि उस तरफ है। तो जब ये खासकर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि जब वो एक्शन लेते हैं तो वो इंश्योर करें कि किसी के पास ये पार्टिजनशिप ना हो। ये तो उनका काम है ना, आइन उनको ये जिम्मेदारी देता है कि एक इक्वल फुटिंग पे सबको रखें और लोग जिसको वोट करें वो उतनी सीटें लेके आए। अगर मुस्लिम लीग नून ज्यादा सीटें लेके आती है तो या बिस्मिल्लाह वो करें, और बाकी जितनी पार्टीज हैं वो अपना अपना हिस्सा लेके आएंगी। लेकिन सर आपको क्यों लग रहा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कि 2 लोगों की तैनाती की वजह से आपको लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून को सिस्टम सपोर्ट कर रहा है, या इसके अलावा भी आपको लगता है कुछ और वजूहात हो सकती हैं इसकी? लेकिन ये सारी बातें मिलजुल के बनाती है ना, एक माहौल बनाती हैं। अब कुछ लोगों की शिकायत ये भी है कि शायद नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से लाया जा रहा है उसमें भी उसके पसपोश कोई अंडरस्टैंडिंग हो, तो इस चीज को जायल करना चाहिए। अच्छा। नवाज शरीफ साहब को खुद भी, वो एक बड़े नेशनल लीडर हैं, उनकी फॉलोइंग है, वो उस फॉलोइंग के बेसिस पे जो है अगर आइंदा के वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं तो उस बेसिस पे आके आपको लग रहा है नवाज शरीफ साहब किसी डील के तहत वापस आ रहे हैं? आपको लग रहा है ऐसा? भाई मुझे पता नहीं, लेकिन अगर डील कोई होती है तो हमसे तो नहीं शेयर होती, लेकिन हम तो सिर्फ जो सिग्नलिंग होती है उसके बेसिस पे ये बात करते हैं। अच्छा सर, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी आइन की बात होती है ना, खम ठोक कर सामने आ जाती है कि जनाब आइन पर इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, आइन बनाया है, आइन का दिफा हम करेंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमेशा ये बात करेंगे, पीपल्स पार्टी एक जमात है जो इलेक्शन में जाना चाहती है, बाकी कोई जमात हिम्मत ही नहीं कर रही है इलेक्शन में जाने की, ना मौलाना फजल रहमान साहब, ना मुस्लिम लीग नून। आपको लग रहा है ऐसा ही है, या फिर वाकई में दीगर जमातें क्यों इलेक्शन में जाना नहीं चाह रही हैं? आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्या है? नहीं, देखिए नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जमात के लीडर हैं और उनको आना चाहिए पाकिस्तान और आके अपनी पार्टी को लीड करना चाहिए। अब उसके लीगल जो भी एस्पेक्ट्स हो और उसको जिस तरह से भी वो या उनकी लीगल टीम उसको हैंडल करे, वो अपनी जगह पे बात है। लेकिन हम कैसे एतराज कर सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब ना आए, बल्कि बाय एंड लार्ज तो यही डिमांड रही है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए और आके जो भी लीगल मामला है उनको भी सेटल करें और यहाँ की सियासत में हिस्सा लें। हम सियासत से लोगों को बाहर रख के मुल्क की सियासत को मजबूत या जमहूरियत को मजबूत नहीं कर। बट सर मेरे सवाल का एक हिस्सा ये भी था, मैंने आपसे पूछा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है कि दीगर सियासी जमातें हैं वो इलेक्शन में जाना नहीं चाहती? मौलाना फजल रहमान साहब का भी बयान है कि भाई वो तो है ना। जी सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, 90 डेज में की जो इलेक्शन की बात हो रही है उसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा कि जनाब जनवरी के आखिर में इलेक्शंस नहीं होने चाहिए क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा होती है। पहले इलेक्शंस भी तो सर्दियों में होते हैं। बेनजीर भुट्टो साहबा की जब शहादत हुई थी तब भी सर्दियों में इलेक्शन से फिर आगे बढ़ा दिए गए थे। तो ये लॉजिक आपको लगता है सही है, या आपको क्यों लगता है कि पीपल्स पार्टी के अलावा दीगर जमातें इलेक्शन में नहीं जाना चाह रही? नहीं, मेरा ख्याल है कि उनको जाना चाहिए। ये मौलाना साहब ने तो इस वक्त आर्टिकुलेट की है ये बात, लेकिन मुस्लिम लीग को और बाकी जमातों को भी इस पे अब इंसिस्ट करना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली
सोल्यूशन हमारे प्रॉब्लम्स का फिर इंतखाबात में ही होगा। और उनको अभी उन्होंने कोई वाज़ेह पोजीशन नहीं दी इलेक्शन डेट्स पे, लेकिन उनको लेनी चाहिए ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि वो उनकी ईमा पे इलेक्शंस पोस्टपोनमेंट की बात नहीं हो रही। आपने देखा है हमारी तारीख, जो भी हम बात कर रहे हैं ना, हम माजी के से सबक कुछ न कुछ सीखें कि जब इलेक्शंस बहुत ज्यादा इल्तिवा में चले जाते हैं तो फिर लंबी लंबी अंधेरी रातें होती हैं एक आमराना दौर की, और उसके नतीजे में मुल्क को जो नुकसान होता है, चाहे वो ज़िया का पीरियड हो, चाहे वो जनरल मुशर्रफ का पीरियड हो, और उन सब के जो नताइज हैं वो आज दिन तक हम सर ये क्योंकि आपने ही बात की इसलिए मैं इसी को आगे लेके चलूंगा। ज़िया साहब की आपने बात की या फिर मुशर्रफ साहब की आपने बात की, आपको क्या लगता है ये नवाज शरीफ साहब ने जो स्टैंड लिया था, ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी, उसको वापस ले लिया, आपको लगता है ये सही है? एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने तहरीक इंसाफ के सरबराह को लॉन्च किया, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी ये बात करती है ना कि ये बाकायदा एक प्रोजेक्ट था जिसको लॉन्च किया गया था। देखिए, वो नवाज शरीफ साहब खुद पीछे हट गए उस नैरेटिव से, तो अब मैं उस पर क्या कमेंट करूं। जाहिर है जो भी सिचुएशन होगी वो मुल्क के हालात के मुताबिक होती है। ऐसे ब्लाइंडली टेक ऑन करना किसी भी इंस्टीट्यूशन को, वो जब हमको इस वक्त जख्मों पे मरहम रखने का टाइम है, तो नए जख्म खोलने से हमें कोई मुल्क को फायदा। सर ये मैंने सवाल आपसे बेसिकली इसलिए किया था क्योंकि सबसे ज्यादा डेंट तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहुंचा ना। भुट्टो साहब की शहादत हो या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हो, दोनों टाइम या तो कुछ अरसे पहले, क्योंकि जब भुट्टो साहब की शहादत थी उस वक्त तो मार्शल लॉ लगा था, बेनज़ीर साहिबा के दौर के पहले कुछ पहले मार्शल लॉ लगा हुआ था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तो यही कहती है ना, या आपका पॉइंट है कि नहीं जनाब एहतसाब छोड़ें, आगे बढ़ते हैं, अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं? देखिए, एहतसाब एक दिन होना है। भुट्टो साहब की शहादत के बाद हमने बारहा कहा कि कम से कम उसके केस को उस हद तक रीओपन करना चाहिए, खासकर जब जजों ने भी कह दिया कि हमारे ऊपर दबाव था, इसीलिए हमने ये फैसला दिया कि एक सिंबॉलिक जमहूरियत की फतह होगी कि जी जब कोर्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है किसी सियासी मकसद के लिए, तो उसके भी नताइज जो हैं आज दिन तक जो है भुट्टो साहब की शहादत खत्म तो नहीं हुई। लोगों के दिलों में तो अभी तक भी लिखी हुई है, एक बिटरनेस उसकी आज दिन तक जो है वो चल रही है। तो ये चीजें, इनका क्लोजर होना चाहिए, चाहे वो हम ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन के थ्रू कर लें या कोर्ट्स खुद उसको टेकअप करके इन मामलात को सेटल करे। लेकिन मुल्क में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए ये सारी चीजें हमने करनी होंगी, और आइंदा के लिए इस किस्म की जो चीजें हैं उसको भी, उसका रास्ता भी रोकने के लिए ये सब चीजें। अच्छा सर ये बताइएगा, ये मुस्लिम नून भी ये मानती है, कहती है, बरमला इजहार करते, पीपल्स पार्टी भी मानती है कि जनाब 2013 के अंदर एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, उसका नाम तहरीक इंसाफ के सरबराह, ऑब्वियसली हम नाम तो नहीं ले सकते लेकिन आप समझ गए होंगे। अब आपको लगता है कि वो प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया, या पाकिस्तान के अंदर किसी की सियासत खत्म नहीं होती है? पाकिस्तान सियासत में तो बहरहाल ये तारीख बताती है कि भुट्टो साहब को शहीद कर दिया तो क्या पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया तो क्या पीपल्स पार्टी खत्म होगी? ये नहीं है दुरुस्त। तो कोई भी पार्टी इस तरह से खत्म नहीं होती। पार्टियां तब खत्म होती हैं जब लोगों में वो गैर मकबूल हो जाएं। तो हाँ, ये प्रोजेक्ट्स आते हैं, प्रोजेक्ट्स जाते हैं, ये प्रोजेक्ट्स नहीं होने चाहिए। एक दफा तो कभी अवाम को भी अपना फैसला कर लेने दें जो जिस तरह से वो चाहते हैं। शायद अवाम ही कलेक्टिव विजडम में एक बेहतर फैसला दे सके, बजाय इसके कि मैनिपुलेशन के थ्रू या आपको लग रहा है इस बार फिर अवाम फैसला करेंगे कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना? इस बार अवाम फैसला करेंगे, ये आप मुतमईन है, कॉन्फिडेंट है? भाई हम तो यही कह रहे हैं ना, आज भी जो इश्यूज हम रेस कर रहे हैं वो इसीलिए है कि इस किस्म की चीजें ना हो। और मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ये बात समझेगी और इस पे अमल दरामद करने के लिए हर मुमकिन। थैंक यू सो मच सर। नवीद कमर साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी डिटेल में हम उनसे गुफ्तगू कर रहे थे क्या सकते हैं और क्या होने चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सायरा बानो साहब हमारे साथ मौजूद होंगी, अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाएंगे।
जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अमीर अब्बास साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाएंगे और सायरा बानो भी साहब हमारे साथ मौजूद है। सायरा बानो साहब, ये बताइएगा, ये मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, अब ये वापस आके छा जाएंगे या फिर जेल जाएंगे, क्या लगता है आपको? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। दुनिया में पता नहीं क्या से क्या हो गया और हम अपने ही क्या पहले अपना घर देखें ना, फिर दुनिया को भी देख लेंगे ना। नहीं, वो तो दुनिया की तो बात सही है। अपने यहाँ पर वो कहते हैं बैरूनी हाथों के आलाकार नहीं, अपने ही हाथों के आलाकार बने हुए। या तो हमारी जो प्रायोरिटी है वो मैच है या मियाँ साहब का बार है। तो मियाँ साहब क्या मस्जिद अक्सा को उनके तसल्लुत से आजाद करवा कर आ रहे हैं? क्या करके आ रहे हैं मियाँ साहब, जो इतना हंगामा है बरपा? नहीं, हंगामा पता है आपको क्या है? हंगामा ये है कि वो आएंगे तो क्या जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, जेल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? वो सब उनके लिए एक लेवल फील्ड, उनके लिए ग्राउंड तैयार है। जब आप देख रहे हैं कि निगरान हुकूमत अपने वो पुलिस वाले वहाँ पर लेके मीनारे पाकिस्तान में जगह देख रही है कि कहाँ पर ये लगेगा, वो स्टेज कहाँ पे तैयार होगा, इसके बाद भी कुछ रह जाता है। और आपने यहाँ पर वो जो क्या कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिएगा, पेड तजियाकार की सुबह से ट्वीट्स चल रही हैं कि कोई अवाम और उनके बीच में कोई हायल ना हो तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। तो मुझे बताइए कि मैं तो अल्लाह माफ कर दे, मैं उनके कॉलम पढ़ती होती थी, मुझे तो हैरान अपने आप पे वो हो रहा है। तो अब और बाकी क्या देखना रह गया, आप मुझे बताइए कि सब ये हुकूमतें, सब लेवल प्लेइंग फील्ड, हर चीज। कल की एक शादी का तज़किरा है कि उस शादी में ये सब लोग मौजूद थे, जब सब लोग शेर शक्कर होकर एक ही थाल में खाना खा रहे थे। तो आपको और मुझे क्यों बेवकूफ बनाया हुआ है? अवाम को क्यों ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि अवाम अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रही है, कोई इधर जा रहा है, आपस में खानदानों में दुश्मनियां पड़ गई हैं, दोस्तों की लड़ाई हो गई है, और यहाँ पर एक थाल में दोस्तों की बात करें, घरों में लड़ाइयाँ हो गई हैं, बाप बेटे में हो गई है। जी, तो वो जब शादियों में बुलाया जा रहा है, अब तो बड़ी वो है, तो अब बाकी क्या रह गया, आप मुझे बताइए। नहीं, बात आपकी दुरुस्त है। अच्छा, एक चीज तो ये भी है ना कि अब देखें, नवाज शरीफ साहब आएंगे, जेल जाएंगे, नहीं जाएंगे, ये एक अलग मैटर है, लेकिन फिर इलेक्शंस के हवाले से जो बात की जाती है, क्या वाकई में आपको लगता है कि इलेक्शंस जनवरी के आखिर में हो जाएंगे? क्योंकि क्या मुस्लिम नून तैयार है अभी इलेक्शंस के लिए? नहीं, तो नून या कोई भी पार्टी अवाम तैयार है इनकी धुलाई करने को। मसला ये है कि भले इनकी मकबूलियत लेकर आए ना, मकबूलियत कहाँ से मिलेगी? अब वो बात दफा कहते हैं ना, कातिल कत्ल करने के बाद कहते हैं इस लाश का क्या करूं? तो ये जो हमारे आसपास इतनी सारी लाशें बिखरी हुई हैं, इसका इनको भी तो ठिकाने लगाने हैं। इनको ठिकाने लगाने के बाद ही बात आगे बढ़ेगी ना, तो कहाँ से होगा? हमारे पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं। आपने मौलाना साहब का बयान नहीं सुना कि पहले मईशत, फिर इलेक्शन, फिर बर्फबारी भी आ गई, उनको सर्दी भी लग रही है, इबादत वगैरह सारा सिलसिला जारी हो जाएगा। तो मुझे बताइए, हमारे पास हर चीज का ऑप्शन होता है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ज्यादातर ना हुआ तो हम माशी इमरजेंसी लगा देंगे। हमारी मर्जी, हमारा मुल्क, हमारी मर्जी। चलिए आमिर भाई, क्या लगता है सर आपको, ये नवाज शरीफ साहब जमानत लेके गए थे, अब जमानत कन्विक्टेड शख्स को मिल जाती है और नून लीग इस तरह से इसको पोर्ट्रे कर रही है जैसे नवाज शरीफ साहब आएंगे ना तो दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। वो पिछले 16 महीने की कारकर्दगी शहबाज शरीफ साहब का जिक्र नहीं करते, वो 2013 से शुरू होते हैं और 2017 तक की कारकर्दगी को गिनवा रहे होते हैं। यार सलमान, ये तो एक बेवकूफ लोगों को बनाना छोड़ दें कि मियाँ साहब आएंगे और दूध और शहद की नहरें बहेंगी। मियाँ साहब 1981 से पाकिस्तानी सियासत में मौजूद, 1981 से लेके 1993 तक अनइंटरप्टेड मियाँ साहब पाकिस्तान में शरीक इक़्तिदार रहे। 81 में वो प्रोविंशियल मिनिस्टर बने पंजाब में, 85 में वो चीफ मिनिस्टर बने, 88 में फिर चीफ मिनिस्टर बने। और दिलचस्प बात यह है कि जब 88 का इलेक्शन हुआ, मुल्क में आम इंतखाबात हुए, तो नवाज शरीफ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर भी थे और इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे थे 88 का। यानी आज अगर मोहसिन नकवी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हो और साथ इलेक्शन भी करना हो तो आप क्या उसको जमहूरियत कहेंगे आप? तो मियाँ साहब 85 से 88 तक चीफ मिनिस्टर है, फिर 88 से 90 तक फिर चीफ मिनिस्टर बन गए पंजाब, और फिर 90 में प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो 93 तक तो ये डायरेक्टली मियाँ साहब 13 साल इक़्तिदार में रहे, फिर 97 में फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो जब भी मियाँ साहब इक़्तिदार में आए, बिलखुसूस 97
ऑनवर्ड्स 2 दफा और फिर ये तीसरी दफा उनके भाई। तो मियां साहब की कैबिनेट में कौन से लोग होते थे? शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, जायद हामिद, राना तनवीर, यही लोग हैं ना। तो अगर इन लोगों के साथ पहले बार बार इक़्तिदार में आने के बावजूद मियां साहब कोई खास काम नहीं कर सके, तो वही लोग अगर डार साहब का नाम भूल गए सर आप। राणा साहब पहले सुबाई, राणा साहब भी, इसाक डार साहब भी। इसाक डार, बिल्कुल। अच्छा, इसाक डार साहब भी मैं आपको बताऊं जी, ये भी लोग नहीं जानते कि इसाक डार कब से पावर में है। इसाक डार भी 90 से चले आ रहे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर रहे। फाइनेंस मिनिस्टर से पहले ये इनके पास और मिनिस्ट्रीज नहीं। 2008 में फिर फाइनेंस मिनिस्टर बने 6 माह के लिए, 2013 में फिर फाइनेंस मिनिस्टर बने, 2022 में फिर फाइनेंस मिनिस्टर बने, 98 से 99 तक फाइनेंस मिनिस्टर रहे। तो अगर वही फाइनेंस मिनिस्टर फिर होंगे मियां साहब के, तो कौन सी ऐसी नई मैशत या मौशी पॉलिसीज वो लाएंगे जो पहले नहीं ला सके। तो ये जरूर आप कह सकते हैं कि मियां साहब ने सियासत में कुछ सीखा होगा या मियां साहब ने गवर्नेंस में चले कुछ नई चीजें सीखी होंगी। लेकिन अगर कोई ये कहे कि कोई दूध और शहद की नहरें बहाने वो आएंगे, तो ये तो इंतहाई झूठ और मुनाफिकाना किस्म की सोच और नैरेटिव। तो सियासी जमातों का नैरेटिव होता है ना, तो नैरेटिव बिल्डअप करती है। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सर फिर वही बात आती है ना कि इस वक्त अभी नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैंने उनसे सवाल किया, उन्होंने पहले ही बात बोली कि 2018 के अंदर जिस तरह से सिस्टम पीटीआई को सपोर्ट कर रहा था, लग ऐसा रहा है शायद अभी सिस्टम मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहा है। आपको भी ऐसा ही लग रहा है सर? पंजाब की हद तक तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है। और नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर अगर उन्हें हर तरह का रिलीफ मिलता है और एक जमात इस वक्त बिल्कुल पाश हो गई है, उस जमात का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वो सारे इस वक्त जेलों में पड़े, और एक कन्विक्टेड शख्स जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, एब्सकॉन्डर है अदालतों से, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, उन्होंने नवाज शरीफ की जमानत के केस में कहा था कि ये मुजरिम बाहर बैठकर हमारे निजाम पर हंसता होगा कि मैं कैसे इन सारों को मामू बना के बाहर आ गया हूं। अगर वो शख्स वापस आए और उसको कोई गिरफ्तार ना करे, वो जेल में ना जाए, वो अपनी सजा पूरी ना करे, उसको जमानतें मिल जाएं, उसकी सजा मुअत्तल हो जाए, वो मीनार पाकिस्तान जाए, वो जलसा करे, जलसा करके वो रायमंड पैलेस चला जाए, और उसका दूसरा सियासी हरीफ मुखालिफ वो 2.5-3 महीने से जेल में पड़ा हो और उसका केस भी पब्लिक ट्रायल ना हो रहा हो, वो भी सीक्रेट ट्रायल हो रहा हो, तो ये चीजें अब ये कैसे लोग हजम करेंगे? और ऐसा ये कैसे? और आपको लग रहा है ऐसा ही होगा? मतलब ये आपने जो मंजर कशी की है, ऐसा 90% ये कंफर्म है कि ऐसा ही होने जा रहा है? भाई नून लीग तो कह रही था 100% ऐसा होगा। आप तो 90% कह रहे हैं, आपने 10% पता नहीं क्यों कम कर दिया है। नून लीग तो कह रही है 100% ऐसा ही होगा। यानी वो इस्लामाबाद जहाज लैंड करेगा, आधे घंटे के बाद इस्लामाबाद से लाहौर के लिए निकलेगा। अच्छा, अब इस्लामाबाद क्यों लैंड करेगा? ये कल तक तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर यूएई से डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं लाहौर की, तो इस्लामाबाद फ्लाइट पहले क्यों आ रही है? तो इस्लामाबाद फ्लाइट पहले इसलिए आ रही है, ये आ सकती है, जो यहाँ इस्लामाबाद में इस वक्त अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि चूंकि मियां साहब को सजा यहाँ से हुई थी, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से, तो उनको इस्लामाबाद की टेरिटरी में लैंड करवा के यहाँ कोई कागजात वगैरह कुछ साइन होंगे मियां साहब के, कोई बेल, कोई प्रोटेक्टिव बेल, कोई वकालतनामा, कुछ दाएं बाएं, और फिर यहां से मियां साहब लाहौर चले जाएं। प्रोटेक्टिव बेल तो किसी जगह से भी हो सकती है ना, वो तो राहदारी एक तरीके से जमानत होती है ना कि आप अदालत के अंदर सरेंडर करना चाहते हैं, तो कहीं से भी हो सकती है। आपको लगता है यही लॉजिक है इसके पीछे? देखिए, अब इसकी कानूनी शक्ल क्या होगी ये तो अभी हतमी तौर पे नहीं कह सकते। इत्तला तो ये भी थी कि कल 16 अक्टूबर को मियां साहब की प्रोटेक्टिव बेल के लिए अदालत से रुजू कर लिया जाएगा। तो अब कानूनी शक्ल क्या होती है वो देखिए, मियां साहब के यहाँ लैंड करना और इस्लामाबाद तक रुकना और फिर बाद में लाहौर जाना और उससे पहले के कानूनी मराइल वो किस तरह शक्ल में सामने आते हैं। लेकिन ये समझ सवाल आता रहे कि यूएई से एक फ्लाइट, और वो भी चार्टर्ड फ्लाइट है, जिसका कोई ऐसा रूट नहीं है कि उसको हर हाल में इस्लामाबाद लैंड करना है और यहाँ से एक नए जहाज से फिर आपने लाहौर जाना है। वो चार्टर्ड फ्लाइट है, वो आप सखर लैंड करवा दें, वो आप मुल्तान लैंड करवा दें, जहां चाहे आप करवा सकते हैं। तो वो फ्लाइट लाहौर क्यों नहीं जा रही डायरेक्ट, वो इस्लामाबाद क्यों आ रही है? तो इसका मतलब है कोई कानूनी
रुकावट दूर करना चाहते होंगे ना मियां साहब इस्लामाबाद में लैंड। दुरुस्त है, बिल्कुल बिल्कुल। सायरा बानो साहब ये बताइएगा, ये जो अभी फिलहाल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो चीजें निकल कर आई, आपको लगता है ये जो अपील वाला मामला था वो इस वक्त शायद नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई थी उसमें जो 5 साल की कैद की गई थी कि भाई आप उम्र कैद किसी को नहीं दे सकते हैं, कि भाई आप सारी जिंदगी के लिए नाअहल होंगे, अब ये फेवर करेगा कहीं ना कहीं जाके नवाज शरीफ साहब को, चौथी बार वजीर आजम बनेंगे? सायरा बानो साहब जी, अब आपका सवाल मैंने सुन लिया था, लेकिन बात यह कि आपने ये जो अदालत और ये इस बिल की बात की, एक्ट एंड प्रोसीजर बिल की, जी मुझे तो किसी चीज पर भी यकीन नहीं है। आई एम सॉरी, मैं आपको अपना बता रही हूँ। ये तो बता दें चले। नहीं जी, मुझे यकीन नहीं है। जो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपने भेजा और उसके बाद जिस जज साहब ने जमानत दी थी, क्या वो बेहोश हो गए थे? क्या उनको नहीं पता था कि ये 4 हफ्ते की जमानत है? उसके बाद ना हमने उसकी कोई बात सुनी, ना कुछ हुआ, और जिस उन्होंने जमानत दी थी उनको आपने वजीर आजम बना दिया, तो उसके बाद आप क्या तवक्को कर सकते हैं? मैं कहती हूँ कुछ भी हो सकता है। एक मैं पंजाबी कमा तो मेरा चाटा पुट्टा तो मैं भी इस्तकबाल के लिए चली जाऊंगी। यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा, नहीं, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। लेट सपोज अगर पिंडी से लाहौर का रास्ता कितनी देर का है, कितना फासला है, इस वक्त 350-325 के करीब का पेट्रोल है, इस वक्त मामूलात जिंदगी इस तरह के है कि किसी के पास रोजगार है, किसी के पास नहीं है, जिसके पास है उसके लिए घर के मामलात पूरे नहीं हो रहे, वो क्यों निकलेगा नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए? ये लॉजिक मुझे वाकई में अभी तक समझ नहीं आ रही। और फिर जिस तरह से वो डाइनिंग टेबल लगाई गई थी जलसे के अंदर, ये तो मैंने पहली बार देखा था, ये मुझे बड़ा अच्छा दिलचस्प लगा। खाना पीना तो सही, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर कितनी आबादी खतर गुर्बत की लकीर के नीचे है? आप या मैं या कोई नौकरी पेशा या कोई जो वैसे जॉब करता है वो निकलेगा? इन्होंने पहले भी जो जिसमें शादी हॉल वाला जो उन्होंने रिसेप्शन किया था, उसके आपने ड्रोन फुटेज देखे होंगे, तो आसपास झुग्गियां थी। ये जो बेचारे खाना बदोश झुग्गियों वाले या दिहाड़ीदार जिनकी दिहाड़ियां नहीं लगती, जो फारिग आपने देखे तो होंगे। यहाँ जो सिंध से भी एक चला हुआ है कि सिंध तो हमारे तो रोड्स के बाहर होटल भरे हुए होते हैं फालतू चाय पीने वालों के। आई एम सॉरी, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। तो इन्हीं लोगों को लेके जाएंगे। किसी को विजन वाला या शऊर वाला बंदा तो मेरा नहीं ख्याल कि जो ये यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कुछ लोग आप लोग पकड़ लें, 1 to 5 आ जाएगी आपके पास भी। 1 to 5 आज क्या पता उन्हें की टिकट दे दे। और उन्होंने पहले तो कहा था कि इनको तो एक बयानिया ना वैसे बना और कहा कि इस्तकबाल के लिए लोगों को नहीं बुलाया जाएगा, शादियों का सीजन है। फिर इन्होंने कहा ये क्या बात है? मैंने अभी तक घर के मामलात पर डिस्कशन कर ली कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान अपने वतन अजीज है ना घर का, लेकिन इस वक्त जो इजराइल और फलस्तीन की सूरत हाल है वो भी काफ़ी ज़्यादा संगीन होती चली जा रही है। मैं चाह रहा हूँ कि उस पर भी थोड़ी सी बात कर ली जाए, क्योंकि आज एक और चीज़ ली आई कि भाई सऊदी अरब ने जो ये एक्सेप्टेंस वाला जो मामला था उस हवाले से जो गुफ्तगू चल रही थी उस पर ब्रेक भी लग गया था, इस पर भी ज़रा बात कर लेते हैं। यकीन करें जो मनाजिर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं गज़ा पट्टी के या फ़लस्तीन के, यकीन करें उसके लिए अफसोसनाक, हैबतनाक, तशवीशनाक, खौफनाक, ये वो अल्फाज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।